साथियों नमस्कार। बात करते हैं पर्ण की। पर्ण मतलब पत्ती, मतलब लीफ। पेड़ पौधों में पत्तियां जो हरे रंग की दिखाई देती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं या कितने प्रकार की होती है? एक बीजपत्री पर्ण और द्विबीजपत्री पर्ण में क्या अंतर है? कहाँ से प्रश्न बनते हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न किस प्रकार, किस लैंग्वेज में परीक्षा में आते हैं, इसको समझते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। पढ़ने के बारे में दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन जो एग्जाम में नहीं आती उसको यहाँ पर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो समझे। सबसे पहले हम पर्ण की एक सामान्य संरचना बनाई है, जिसमें ये तना या शाखा वाला भाग है, जहां से ये मध्य शिरा निकलती है, और ये वाला भाग जो पूरा चपटा है उसको अपन पर्ण फलक कहते हैं। कहाँ से प्रश्न बनता है समझें। तने के पार्श्व में जो चपटी अतिवृद्धि होती है, उस चपटी अतिवृद्धि को अपन पर्ण कहते हैं। लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये जो चपटा वाला भाग लगा है वो पर्ण ही है, तो समझें। तो जहां से पत्ती निकलती है उसके साइड में एक विशेष प्रकार की संरचना जरूर होती है। चाहे वो संरचना कांटे के रूप में हो सकती है, चाहे वो हल्के से छोटे फूल नुमा हो सकती है, या छोटी अन्य पर्ण जैसी संरचना हो सकती है। कुछ न कुछ होता जरूर है, और वो जो कुछ न कुछ होता है उसको अपन अनुपर्ण कहते हैं। अगर किसी पर्ण के साइड में अनुपर्ण लगा हुआ है तो ही वो पर्ण कहलाएगा, अन्यथा वो पर्ण नहीं कहलाएगा। ये पर्ण की मुख्य पहचान है। यानी इसको ऐसे समझा जाए कि कई बार तने के पार्श्व में जो शाखाएं होती हैं, या अभी अभी टहनी निकलने ही वाली हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे पत्ती भी निकल रही हो, लेकिन अमूमन वो पत्ती है या तने का कुछ अन्य भाग है, शाखा का भाग है। जिसको पहचानने का यही तरीका है कि वो जो निकला हुआ भाग है उसके साइड में कुछ अतिवृद्धि है या नहीं है। अगर कुछ अतिवृद्धि है तब तो ये पर्ण है, और यहाँ पर कोई अतिवृद्धि नहीं है, इसका मतलब वो पर्ण नहीं है। मतलब पर्ण के साइड में अनुपर्ण होना ये पर्ण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं है। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक। अब पर्ण का वह भाग जो इस तने से जुड़ा रहता है वो थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा भारी होता है। उस मोटे वाले भाग को अपन पर्णाधार कहते हैं। जो आगे पर्ण फलक से जुड़ा रहता है, तो पर्ण फलक और पर्णाधार का बीच वाला भाग पर्णव्रंत कहलाता है, जिससे कि पूरा पर्ण जुड़ा रहता है। ये पर्णव्रंत कुछ पत्तियों में होता है और कुछ पत्तियों में नहीं होता है। अगर होता है तो वो सव्रंत पर्ण कहलाती है, नहीं होता है तो अव्रंत पर्ण कहलाती है। क्लियर? अब ये पूरा फैला हुआ भाग जो है वो पर्ण फलक कहलाता है। ज्यादातर 99% पौधों में यह हरे रंग का होता है, क्योंकि पर्णहरित पाया जाता है इसलिए। और मध्य शिरा से धीरे धीरे छोटी छोटी आपको ये शाखाएं दिख रही है, उसको अपन पार्श्व शिराएं कहते हैं। ये पार्श्व शिराएं एक बीजपत्री पत्तियों में, द्विबीजपत्री पत्तियों में उसकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती है। समझे आगे। अब बात करते हैं द्विबीजपत्री पर्ण मतलब डाइकोटिलिडोनी लीफ, और एक बीजपत्री पर्ण मतलब मोनोकोटिलिडोनी लीफ। इन दोनों में क्या अंतर है, उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। जो द्विबीजपत्री पादपों में जो पर्ण होती है, उस पर्ण का स्पेशल नाम है पृष्ठाधारी पर्ण या डोर्सी वेंट्रल लीफ। और एक बीजपत्री पादपों में जो पर्ण पाई जाती है उसका नाम है समद्विपार्श्विक पर्ण या आइसो बाइलेटरल लीफ। क्या मतलब है समझे। पृष्ठाधारी का मतलब ऐसी पर्ण जिसका पृष्ठ भाग और अदर भाग, मतलब डोर्सल भाग और वेंट्रल भाग दोनों स्पष्ट रूप से अलग अलग अपन को दिखे। अपन पहचान सकते हैं कि इसका ऊपर वाला भाग कौन सा है, नीचे वाला भाग कौन सा है। तो जिसमें तो ऐसी पर्ण को अपन पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं। और पादपों में ये पर्ण इसी प्रकार की, जैसा मेरा हाथ है इसी आकार की, इसी प्रकार लगी रहती है। पहली बात क्लियर। दूसरा अंतर क्या है समझे। द्विबीजपत्री जो पर्ण होती है, इसमें पर्णरंध्र केवल निचली सतह पर ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ऊपरी सतह पर पर्णरंध्र या तो पाए ही नहीं जाते, या पाए भी जाते तो कम मात्रा में। मतलब पर्णरंध्र का अंतर होता है, साथ में हरित लवक का भी अंतर होता है। ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर जो हरित लवक हैं, उनमें पाए जाने वाले जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में हरित लवक की मात्रा कम या ज्यादा होती है। तो उस आधार पर अपन द्विबीजपत्री पर्ण को पृष्ठाधारी पर्ण कहते हैं। जबकि एक बीजपत्री जो पर्ण होती है वो समद्विपार्श्विक पर्ण कहलाती है। नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दोनों, और पार्श्व, दोनों पार्श्व बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, तो उसको अपन कहते हैं समद्विपार्श्विक पर्ण या आइसो बाइलेटरल पर्ण। यानी इसमें ऊपरी सतह पर जितने पर्णरंध्र और हरितलवक पाए जाते हैं, उतने ही स्टोमेटा, उतने ही पर्णरंध्र और हरितलवक निचली सतह पर भी पाए जाते हैं। मतलब आंतरिक संरचना अपन देखें तो उसमें कोई अपन को अंतर नजर नहीं आता, तो वो कहलाता है द्विबीजपत्री पर्ण।
सॉरी एक बीजपत्री पर्ण। दोनों चीजें क्लियर। द्विबीजपत्री पर्ण को पृष्ठाधारी पर्ण या डोर्सिवेंट्रल पर्ण कहते हैं, एक बीजपत्री पर्ण को समद्विपार्श्विक या आइसोबाइलेटरल पर्ण कहते हैं। इसमें पर्णरंध्र की मात्रा निचली सतह पर अधिक, ऊपरी सतह पर कम या नहीं, और इसमें दोनों सतहों पर पर्णरंध्र की मात्रा बराबर बराबर होती है। ये चीज क्लियर। ठीक, अब बात करते हैं पर्ण का शिरा विन्यास। शिरा विन्यास मतलब पर्ण के ऊपर ये जो शिराएं लगी रहती हैं वो किस रूप में व्यवस्थित होती है। शिराओं के लगने के क्रम को वेनेशन, शिरा विन्यास को VENATION वेनेशन कहते हैं। अब द्विबीजपत्री पौधों में शिरा विन्यास जालिकावत या रेटिकुलेट होता है, जबकि एक बीजपत्री पर्ण में जो शिरा विन्यास होता है वो समानांतर या पैरेलल होता है। इसका क्या मतलब है समझे। आपने पीपल की पत्ती, आम की पत्ती, जब वो पत्ती सूख जाती है तो ऐसी स्थिति में आप उसको झटक कर देखोगे तो आपको एक जालीनुमा संरचना दिखती है। ये जालीनुमा संरचना क्या है, तो ये जालीनुमा संरचना विभिन्न जो शिराएं हैं वो आपस में एक दूसरे को इस प्रकार जालीनुमा संरचना में व्यवस्थित करती है। तो जब शिराएं इस जालीनुमा क्रम में होती हैं तो उसे जालिका व शिरा विन्यास कहते हैं, और जालिका व शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पर्ण में पाया जाता है। सभी द्विबीजपत्री पर्ण में अनिवार्य रूप से जालिका व शिरा विन्यास होता है। एक बीजपत्री पर्ण की बात करें, आपने गन्ने का, केले का आदि पौधे देखे होंगे, उनकी पत्तियों में शिराएं किस प्रकार लगी रहती है। ऐसी जो लंबी लंबी उनकी पत्तियां होती हैं तो उनकी जो शिराएं होती है वो एक दूसरे के ऐसे समांतर होती है, वो किसी अन्य शिरा को काटती नहीं है। तो इस प्रकार की जो शिराएं होती हैं उसको समानांतर शिरा कहते हैं या समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। तो एक बीजपत्री पात्रों में समानांतर शिरा विन्यास, द्विबीजपत्री पात्रों में जालिका व शिरा विन्यास। ठीक, अब इसके साथ परीक्षा में जो आया हुआ प्रश्न है, और 8वीं की किताब में लिखा हुआ है इसलिए कोई कठिन प्रश्न नहीं है, लेकिन परीक्षा में आते हुए लोग कैसे गलत करते समझे। मैंने इसके साथ एक मूल का प्रश्न लिखा है। द्विबीजपत्री पात्रों में कौन सी मूल पाई जाती है, मुसला मूल, जो लास्ट के वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। और एक बीजपत्री पर्ण में कौन सी मूल पाई जाती है, रेशेदार मूल। अब प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न ऐसे आता है, जिन पादपों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिकावत होता है उन पादपों की मूल कैसी होती है। तो जालिका व शिरा विन्यास द्विबीजपत्री पौधों का होता है और द्विबीजपत्री पादपों की मूल कैसी होगी, मुसला मूल। तो जिन पादपों की पत्तियों में जालिका व शिरा विन्यास होता है उन पादपों की मूल मुसला मूल या टैप रूट होती है। जिन पादपों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है उन पादपों की जो मूल है वो रेशेदार या फाइब्रस रूट होती है। मतलब ये इस प्रकार तुलना करके प्रश्न आ सकते हैं। तो यह है मूल पर्ण या लिस्ट की महत्वपूर्ण बातें। अब पर्ण के रूपांतरण, लास्ट के वीडियो में अपने मूल और तने के रूपांतरण पढ़े थे उदाहरण से, इसी प्रकार अब पर्ण के रूपांतरण पढ़ रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे रूपांतरण हैं, लेकिन जो परीक्षा में आए हुए 4-5 पर्ण के रूपांतरण उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला है पर्ण प्रतान या टेंड्रिल। प्रतान का मतलब होता है इस प्रकार स्प्रिंगनुमा संरचना, इसको अपन कहते हैं प्रतान। तो पर्ण अगर प्रतान के रूप में बदल जाए तो वो पर्ण प्रतान या लिप टेंड्रिल कहलाती है, और ऐसा कौन से पादप में होता है, तो मटर में। क्लियर। क्या काम करेगा, तो पादप का जो दुर्बल तना है उसको आरोहण करके और पादप को ऊपरी भागों तक पहुंचाएगा। दूसरा पर्णशूल, शूल का मतलब होता है कांटा, मतलब स्पाइन। पर्ण कांटों में परिवर्तित हो जाए तो उसको पर्णशूल या लिप स्पाइन कहते हैं। उदाहरण है नागफनी। नागफनी में जो कांटे होते हैं हरे हरे तने पर, वो जो कांटे होते हैं वो पत्ती का रूपांतरण है, और जो पत्ती जैसा दिखता है वो तना है। क्लियर। ये नागफनी, नागफनी को ओपेंशिया कहते हैं। ओपेंशिया भी कहते हैं। तीसरा है गट या पिचर, और चौथा है ब्लेडर या ब्लेडर। तो तीसरा और चौथा ये जो परिवर्तन मैं साथ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों कीटहारी पादप या पादप जगत में कुछ मांसाहारी पादप पाए जाते हैं, कीटों का भक्षण करने वाले पादप भी पाए जाते हैं। तो इसमें दो पादपों के उदाहरण हैं, एक तो निपेंथस और एक यूट्रिकुलरिया। इन पादपों की क्या विशेषताएं समझें। इन पादपों की यह विशेषता है कि पर्ण जो है वो कीटों को आकर्षित करने के लिए, भंवरों को आकर्षित करने के लिए, अन्य कीड़ों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार का घड़े जैसा आकार बना देती है। तो ऐसी पर्ण को अपन गट पर्ण कहते हैं। तो गट या पिचर, और उदाहरण है निपेंथस। तो निपेंथस नाम का एक कीटहारी पादप है
जो कीड़ों का भक्षण के लिए पत्ती के आकार को गड़े के समान बना देता है। तो जब कीड़ा उसमें फंस जाता है तो वो सिकुड़ जाती है और अंदर अंदर कीड़ा मर जाता है, बाहर निकल नहीं पाता। सेम टू सेम एक और कीटाणु पादप है जिसका नाम है यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया का दूसरा नाम ब्लेडर वर्ट है। ब्लेडर वर्ट कहाँ से आया? क्योंकि उसकी जो पत्तियां हैं वो कीटों को आकर्षित करने के लिए एक ब्लेडर का रूप ले लेती हैं, इसलिए उसको ब्लेडर वर्ट भी कहते हैं। तो नीपेंथस और यूट्रिकुलेरिया, इन दोनों पौधों में पत्तियों का रूपांतरण कीटों के भक्षण के लिए होता है। कीटों के भक्षण के लिए रूपांतरित होती है। और लास्ट है गूदेदार पर्ण। गूदेदार का मतलब मांसल पर्ण। मांसल पर्ण मतलब फ्लैशी लीफ। यह फ्लैशी लीफ ग्वारपाठा या एलोवेरा में पाई जाती है। एलोवेरा। ग्वारपाठा में यह मांसल पत्ती किसको दर्शाती है कि यह मरुद्भिद पादप है। यह मांसलोद्भिद पादप को दर्शाती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में या गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं मिलता तो खाद्य पदार्थों को पुनः अपघटित करके वो जल की पूर्ति कर लेती है। तो मित्रों, इस प्रकार वैसे तो पर्ण में पढ़ने लायक और भी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि परीक्षा में प्रश्न इनके बाहर से नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को शॉर्ट बनाया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।